नमस्ते एंड वेलकम। आई एम विनोद गुप्ता फ्रॉम नेटवर्क सॉल्यूशंस। पिछले 10 साल से मैं कई लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेक्ट कर चुका हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं। बहुत सारे एसेट क्लास, डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से लोग नॉलेज भी ले रहे हैं। और डिफरेंट एसेट क्लास, चाहे वो रियल इस्टेट हो, इक्विटी मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, सब जगह लोग ने काफी अच्छा एक अपना नॉलेज गेन कर रखा है। और ये बहुत ही अच्छा लगता है जब भी किसी से मिलते हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली हमें एक तरीके से काफी मोटिवेट करते हैं कि लोगों में इतना अवेयरनेस हो गया है। एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा कि हम लोग ज्यादातर फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उसको एक ही सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेल्थ क्रिएशन। मतलब ज्यादातर लोग को यही मतलब होता है कि हाउ कैन वी क्रिएट द मैक्सिमम वेल्थ बाय फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इस पर थोड़ा सा आज हम चर्चा करेंगे, क्या फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के लिए ही है। बिकॉज कई बार मैंने देखा इंटरेक्ट करते करते कि वेल्थ क्रिएशन एक इतना ज्यादा हम उसके बारे में सोच लेते हैं कि हम कई बार अपने मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट को भूल जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम एक बार उस चीज का इंफॉर्मेशन भी ले लें। वेल्थ तो क्रिएट सभी को करना है, सभी को एक अच्छा एसेट्स बनाना है, डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना है और आगे बढ़ना है। तो आज हम देख लेंगे कि सबसे पहले हम आज के सब्जेक्ट में देखेंगे कि मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या होते हैं। और उसमें से एक सब्जेक्ट जो है वो हम आज देख भी सकते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में। तो हम कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले लेट अस बेसिकली अपना पीपीटी को मैं शेयर करता हूँ आप लोग के सामने, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ पीपीटी ये इजी पड़ जाता है एक्सप्लेन करना। ठीक, जस्ट I'm sharing my PPT. So this is our introduction. मतलब we are planning for major financial commitment that is goal based. अब सबसे पहले तो हमें लाइफ में कभी भी अपने गोल्स को दो पार्ट में हमें डिवाइड करते रहना चाहिए। एक पार्ट होता है जो जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन नेगोशिएबल गोल्स, और दूसरा होता है नाइस टू हैव गोल्स। तो पहले नाइस टू हैव गोल्स की तरफ बात करें तो नाइस टू हैव गोल्स ऐसे गोल्स हैं जैसे कि अभी घर है छोटा तो बड़ा घर हो, अगर छोटी कार है, बजट कार है तो लग्जरी कार हो, अगर हम घूमना चाहें तो वर्ल्ड टूर करें, एक वेल्थ भी क्रिएट करें, है ना। और मे बी इन डिफरेंट एसेट क्लास, है ना, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, रियल एस्टेट हो, गोल्ड एक्सेट्रा। तो ये नाइस टू हैव हमारे गोल्स हो जाते हैं, है ना, जिसको हमें लगता है कि ये बेसिकली ऐसे गोल्स नाइस टू हैव गोल्स एक्चुअली उसको बोलते हैं कि उसको मिल जाए तो अच्छी बात होती है, अच्छा लगता है ना। अच्छा लगता है हमें कि ये दो गोल्स हमारे पूरे हो गए। और दूसरा गोल्स होता है नॉन नेगोशिएबल गोल्स ऑफ लाइफ। मतलब नॉन नेगोशिएबल गोल्स ऑफ लाइफ ऐसे गोल्स हैं जिस पर हम कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। नाइस टू हैव गोल्स में हम कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर समझो आई वांट, एक केस ले लेते हैं लाइक वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड टूर का केस ले लेते हैं कि मेरा गोल था वर्ल्ड टूर का, और हमने वर्ल्ड टूर नहीं किया, हमने कुछ 2 से 4 जगह वर्ल्ड की अच्छी जगह देख के आए, और या तो इंडिया में काफी कुछ हमने घूम लिया। तो शायद हम वो जो डाउन द लाइन है, समझो अगर मैंने 5 साल का गोल रखा था वो 5 साल में पूरा नहीं हुआ, तो शायद मैं और जो 4-5 साल वेट करके भी आगे भी और जगह में घूम सकता हूँ। वो पॉसिबिलिटी है। तो ये टाइम बाउंड नहीं होते हैं, इनको थोड़ा आगे पीछे इनको किया जा सकता है, 2-4 साल 5 साल किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे नॉन नेगोशिएबल गोल्स होते हैं जिस जो टाइम बाउंड होते हैं और बहुत कंपलसरी होते हैं, जिनको नहीं होने पे थोड़ा सा हमें दुख होता है कि ये गोल टाइम पे नहीं हो पाए, हमारे पूरे नहीं हो पाए। तो ऐसे गोल्स को बोलते हैं नॉन निगोशिएबल गोल्स ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे कि अभी उसमें नॉन निगोशिएबल गोल्स में कैसे हो गया, वी शुड हैव ए प्रॉपर एडिक्वेट इंश्योरेंस होना, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस होना एडिक्वेट, ठीक है, हमारे पास 6 मंथ कंटीजेंसी फंड होना, ठीक है, हमारे पास एक मिनिमम अमाउंट का पैसे और गारंटी इनकम होना पोस्ट रिटायरमेंट, ठीक है, और एक चाइल्ड एजुकेशन फंड होना। ये ऐसे गोल्स हैं हमारे जिसको पूरा होना बेसिकली हर एक आदमी चाहता है कि टाइमली और टाइम बाउंड है, मतलब कैसे कि उस टाइम पे जरूरत पड़ती है जिस टाइम पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेके अगर इफ वी आर बेसिकली हैविंग ए रिटायरमेंट एट एट 60 हमने डिसाइड किया है, तो वो 60 के बाद अगर 65 हो गया तो थोड़ा सा, अगर हमारा बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है तो शायद हम दिक्कत होगी।
आगे और बेसिकली वर्क करने के लिए, तो वो कंपल्सन हो जाता है। तो ये नॉन निगोशियल गोल्स हो गए। तो अभी होता क्या है कि हमारे मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट जो हैं, जिसको हम लोग नॉन निगोशियल गोल्स भी बोलते हैं, वो मुश्किल से 10 से 20% ही हमारा बेसिकली इनकम का पार्ट लेते हैं। जबकि जो हमारे एस्पिरेशंस है, नाइट गोल्स है, वो 80 to 90% हमारा पार्ट इनकम का लेते हैं। तो अगर ऐसा है, तो फिर हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि अगर हमारे जो नॉन निगोशिएबल गोल्स हैं, उसको हम बेसिकली किस तरीके से पहले तो प्लान कर पाए। क्योंकि नाइस टू हैव गोल्स को अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन नॉन नेगोशिएबल गोल्स को प्लान करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये है बेसिकली बाइफरकेशन करना। और अगर हमारे पास एक प्रॉपर बाइफरकेशन है, और सपोज हमारे पास मंथ के एंड में एक सर्टेन अमाउंट, समझो एग्जांपल के, इफ आई गॉट 100 रुपीज टू बी सरप्लस अगर मेरे पास है, और उसमें से मैंने ऑलरेडी जो है सरप्लस में से मैंने 20 रुपीज मैंने नॉन नेगोशिएबल गोल्स के लिए रखा है, तो मुझे 80 रुपए जो है वो खर्च करने के लिए मुझे कोई भी डर नहीं लगेगा। जिसके लिए, नाइस जॉब गोल्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम आप इसको बाइफरकेट कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास इनकम तो आता है, हमने देखा लाइफ में बहुत सारे लोग ने बहुत सारे इनकम अर्न किया होता है। और लेकिन क्या होता है कि एंड में कई बार देखते हैं कि मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट हमारे पूरे नहीं हो पाते, हो नहीं पाते, रह जाते हैं। तो क्या होता है, एक्सपेंसेस का जो है, इनकम का सोर्स एक ही रहेगा, लेकिन एक्सपेंसेस के 4 5 सोर्स हो जाएंगे। जो कि दैट कैन बी पार्ट ऑफ, आई मीन, नाइस टू हैव और नॉन नेगोशिएबल थिंग, बट लेकिन वो एक्सपेंस हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। और इस कारण से क्या होता है, सेविंग जो पार्ट नहीं पाती। इसलिए हमें अपने फॉर्मूले में थोड़ा सा, हम कई बार एक फॉर्मूला देखते हैं कि हमारा इनकम जो आए, उसमें से एक्सपेंस होने के बाद जो बचे, दैट इज सेविंग्स। एक्चुअली ये रॉन्ग फॉर्मूला है। करेक्ट फॉर्मूला क्या है कि इनकम में से जो सेविंग हमारी मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए अगर हम पहले एलोकेट कर देते हैं और फिर उसको खर्च करते हैं, तो वो दैट इज द करेक्ट फॉर्मूला। और इसी तरीके से हमारा सेविंग्स हो सकता है। अदरवाइज इनकम तो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ कमाते हैं, लेकिन हमने कई बार अपने आसपास भी एग्जाम्पल देखे होते हैं, है ना, कई लोगों से हम मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं, इनकम तो बहुत कमाया था, बहुत कुछ कमाया लेकिन लाइफ में, लेकिन जब जरूरत पड़ी उस समय हमें अवेलेबल नहीं थी, मनी अवेलेबल नहीं था। तो ये आपने भी सुना होगा, मैंने भी बहुत लोग, सारे लोगों से इंटरेक्शन सुना है। द ओनली रीजन इज दिस पर्टिकुलर थिंग, वी आर गोइंग, इफ यू आर गोइंग टू करेक्ट फॉर्मूला, तो वी दिस विल नॉट हैपन, ऐसा नहीं होता। Okay? तो आगे सबसे पहले कोई भी चीज प्लान करने से पहले सबसे पहले एक बार हम मैप ऑफ लाइफ को देखना जरूरी है। मैप ऑफ लाइफ जो है वो क्या है, मैप ऑफ लाइफ हमारे लाइफ का, हम अगर देखें तो 3 पार्ट में, लाइफ मेजर 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है 0 से 25 का, जस्ट एक प्रोटोटाइप बता रहा हूँ मैं, किसी के लिए ये जो स्टेज है वो डिफरेंट भी हो सकती है, किसी के लिए थोड़ा सा सेम रह सकती है। तो डजेंट है, मतलब ये नहीं है कि सबके लिए कॉमन है। तो 0 से 25 का जो ईयर्स है, वो उस पर हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट करते हैं, हमें कोई चिंता नहीं रहती है। और हम लोग खुशी खुशी पेरेंट्स पे जो भी हमारे खर्चे होते हैं पेरेंट्स को, पेरेंट्स आर फुलफिलिंग दैट एक्सपेंसेस, हमारे एक्सपेंसेस को जो है वो फुलफिल करते हैं पेरेंट्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे को कोई भी चिंता नहीं है, वी आर बेसिकली वेरी हैप्पी, है ना, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसके बाद हमारा एक स्टेज आता है लाइफ का, जिसको हम बोलते हैं 25 to 60, दैट इज आफ्टर मैरिज, है ना, जब एक फैमिली हो जाती है। तो ये भी एक जो है स्पैन है, जो 25 से 60 का, दैट इज 35 ईयर्स का स्पैन, जो भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लोग हर लोगों के हिसाब से। द स्टेज दैट द पर्सन गॉट मैरिड, तो एंड दे गॉट चिल्ड्रन, है ना। तो ये 25 से 60 का एज हो गया। यहाँ पर हमें एक्टिव इनकम की जरूरत पड़ती है, बिकॉज हमारी जो उस समय जो है वो हम बेसिकली वी आर आल्सो कैरिंग एंड डेयरिंग आल्सो, है ना। जब भी हम इस स्टेज में रहते हैं तो वी आर आल्सो डेयरिंग एंड वी आर आल्सो वी आर कैरिंग एंड शेयरिंग विद द फैमिली। तो ये एक्टिव इनकम इज रिक्वायर्ड इन दिस स्टेज। और उसके बाद आफ्टर 60, जब वी दैट वी कॉल एज ए रिटायरमेंट एज, एंड बिकॉज ऑफ लॉन्जेटिव, आजकल लोग 60 से लेकर 90 तक प्लस भी जिंदा रह रहे हैं, बिकॉज ऑफ बेटर मेडिकल कंडीशंस। तो ये हो गया बेसिकली, कहते हैं ना, वी आर लिविंग लॉन्ग, है ना। तो उस स्टेज में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, वेदर स्टिल हम लोगों को दे पा रहे हैं या हम लोगों से ले पा रहे हैं। अब ये सबको पता है कि लाइफ में हमेशा हम गिविंग मोड में रहते हैं, इस स्टेज में 25 से 60 में। और अगर हमें 60 से 90 के बीच में अगर हमें गिविंग मोड में ना रह के टेकिंग मोड में जाना पड़े, तो किसी को भी वो अच्छा नहीं लगता। ये सभी जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, है ना। तो वो ये जो 3 स्टेजेस हैं, अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम अपने मैप ऑफ लाइफ में इन 3 स्टेज को समझ लें,
तो हमने कई बार देखा ना कि हमारे तीनों स्टेजों में हमें खुश रहना, हम पहले स्टेज में खुश थे, खुश हैं, सेकंड स्टेज में हम खुश रहते हैं, खुश रह सकते हैं, और थर्ड स्टेज में भी हम खुश रह सकते हैं। तभी लाइफ का पूरा पर्पज सॉल्व होता है, अगर हम तीनों स्टेज में इक्वली खुश रह सकें, है ना। मतलब हम कहते हैं ना लाइफ में जो तीनों पार्ट हैं, वो तीनों पार्ट में हम हमेशा खुश रह सकें, तो वो तीनों पार्ट जो है वो, अगर हम खुश रह सकते हैं तो हम कह सकते हैं वी हैव बेसिकली हमारा, हमने एक अच्छा ही लाइफ जिया। तो ये बेसिकली मैप ऑफ लाइफ जो आपको मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले यही है कि हमारे जिस मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं, इसमें है पहला कि सेल्फ रिलायंस, मतलब जो हमारा इनकम है वो 60 से ऊपर तक हम अगर जिंदा रहे, तो हमारा जो सेल्फ रिलायंस है, मतलब हमारी डिग्निटी है, वो सिर्फ पैसिव इनकम से पूरी हो सकती है और गारंटीड इनकम से। वो हम कैसे यहाँ पर उसके बारे में कैसे प्लान कर सकते हैं, वो हमारा पहला मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट है, होता है एडवाइस करने के लिए। दूसरा चाइल्ड एजुकेशन फंड, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिकली बच्चे को केयर हम कर रहे हैं, उनके एजुकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पर है, तो वहां पर हमारा एक फंड आता है मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट का। और तीसरा होता है, अगर इनकम इस स्टेज में अगर इनकम स्टॉप हो जाए, है ना, है ना, हमारी इनकम स्टॉप हो जाए, तो फिर फैमिली को हम क्या दे सकते हैं। तो ये तीन, अगर हम लाइफ में सब कुछ करें, वेल्थ क्रिएशन की बात करें, सब कुछ करें, लेकिन ये मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट को एक बार देख लें कि हम वहां पे कहाँ पर हम ठहर रहे हैं, कहाँ पर हैं, किस स्टेज पे हैं, एक बार रिव्यू कर लें एक प्रोफेशनल एडवाइजर से, तो बहुत बेटर रहता है हमारे लिए, बहुत बेटर रहता है। एंड यू कैन गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू दिस। तो अभी मैं आगे अगर देखें, तो आज मैं सिर्फ एक छोटा सा सेल्फ रिलायंस के बारे में बात करना चाहूंगा थोड़े समय, कि हमें एक सॉलिड फंड और एक पैसिव इनकम की जरूरत क्यों होती है। बिकॉज वी एक्चुअली वांट टू हैव आवर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, हम अपना मेंटेन करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि हम हमेशा गिविंग मोड में रहे हैं। तो अगर हमारे पास एक अच्छा पैसिव इनकम होगा 60 प्लस के बाद, और एक हमारे पास सॉलिड फंड होगा, तो हमारी डिग्निटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, मेरी हमारी और स्पाउस की जो डिग्निटी है वो मेंटेन रह सकती है। अब डिग्निटी मेंटेन कब तक रहती है फैमिली में, जब तक हमारी एक्टिव इनकम रहती है। एक बार हमारी एक्टिव इनकम नहीं रहे, तो वो जो डिग्निटी है वो, बिकॉज इफ वी आर डिपेंड ऑन अपन एनीवन, तो वो डिग्निटी हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। और एक और चीज है, हम कई बार सोचते हैं कि हम काम करते रहेंगे, हम रिटायरमेंट नहीं लेंगे, अच्छी बात है। आज की तारीख में अगर ऐसा हम सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम कुछ भी पैशन को कर सकते हैं, लेकिन काम करना आफ्टर सर्टेन एज वो हमारा चॉइस हो सकता है ना। वी कैन वर्क अप टू 80, पर वो हमारा चॉइस हो सकता है, कंपल्सन नहीं। तो कंपल्सन के लिए अगर हमारे पास एक बैकअप फंड है, तो हम फिर उसको आइदर वी कैन रिटायर और वी कैन परस्यू अवर पैशन, वो अलग बात है। लेकिन वो कंपल्सन नहीं होना चाहिए, हमारे पास प्रोविजन होना चाहिए, वेदर वी वांट टू वर्क वर्क फॉर होल लाइफ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। तो कभी ना कभी बॉडी जो है वो हमारी अलाउ नहीं करती है काम करने की, वी आर पैशनेट बट हमारा बॉडी अलाउ नहीं करता है, तो वो हमें देखना चाहिए। अभी मैं बहुत सिंपल तरीके से सब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बिकॉज अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ छोटा सा, कि अगर हम थोड़ा सा क्वांटिफिकेशन भी कर लेते हैं, अगर हम सोचे कि आज कोई पर्सन जिसका एज 30 है, बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ, जिससे कि क्योंकि जब हम 1-to-1 सेशन करते हैं, तो वहां पर हम एक प्रॉपर डेटा के साथ बैठते हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रोटोटाइप हम मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो इसको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कि अभी समझो कोई आदमी जिसकी मंथली इनकम 25,000 रुपीज आज की तारीख में, उसको लग रहा है कि अगर वो आज रिटायर हो जाएगा 30 में, तो उसको 25,000 रुपीज लगने वाले हैं, मतलब 6 लाख रुपए साल, 3 लाख रुपए साल का लगेगा। ठीक है, दिस इज 3 लाख एक्चुअली, है ना। और अगर यहाँ पर वही, अगर इसको हम आगे के लिए देखें कि 30 ईयर्स फ्रॉम नाउ अगर 4% इन्फ्लेशन भी पकड़े, तो वो कितना हो जाएगा, आज का 25,000 हो जाएगा 80,000 आफ्टर 30 ईयर्स। और जो 3 लैक्स अमाउंट है वो हो जाएगा 9,60,000, 9,60,000, मतलब 9.6 लैक्स, इतना अमाउंट हमें लगेगा अगर 4% इन्फ्लेशन होता है। तो वही अगर है कि अगर हम 60 से लेकर 85 अगर 25 ईयर्स की बात करें, वी कैन सर्वाइव, तो करीब कम से कम 2.5 करोड़ का कॉर्पस हमारे पास होना चाहिए। या तो फिर हमारे पास 9.6 लाख का आगे का इन्फ्लेशन को अगर अभी हम नहीं पकड़े, सिंपल वे में अगर बात करें, अगर हम सिंपल तरीके से इसको समझे, तो है ना, तो अगर वो नेक्स्ट 25 ईयर तक हमें सर्वाइव करना है, तो हमारे पास कॉर्पस होना चाहिए 2.5 CR का, जो कि एवरी ईयर इफ यू आर विड्रॉइंग दैट, तो कॉर्पस विल रिमेन टिल लास्ट फॉर द 25 ईयर्स, है ना। ठीक है, assuming there is no interest on the corpus, अगर हम ये सोच लें आफ्टर 30 ईयर्स, है ना।
तो जस्ट एक एजम्पशन के हिसाब से बता रहा हूँ, तो हमें ये थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि हमें किस हिसाब से अपना प्लान करना चाहिए। बिकॉज जब हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा, इसे ऑल्सो सिंपल, जब एक्सपेंस प्रोविजन मेथड की हम लोग बात करते हैं, तो वी गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द फंड रिक्वायर्ड व्हेन वी रिटायर बेसिकली आफ्टर से 25 और 30 ईयर्स। तो उस पर हम लोग तभी बात करते हैं, ठीक है। अभी हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है कि चलो हमने मालूम तो पड़ गया कि ये फंड की जरूरत है, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट बेस्ट बेस्ट हो सकता है इस गोल के लिए, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देयर इज नथिंग कॉल एज अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट, इट इज ऑलवेज इन द मिक्स। और ये मिक्स ही है, और स्टैंडर्ड मिक्स भी नहीं है कि आपके लिए क्या सही रहेगा। वो सिर्फ एक प्रोफेशनल एडवाइजर देख के बता सकता है कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इस चीज को थोड़ा सा हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ये पिरामिड को हमें जानना जरूरी है कि जब भी हम इस पिरामिड को देखें तो इसमें देर आर 5 स्टेजेस। पहला स्टेज प्रोटेक्शन है, और पिरामिड जो है वो हमेशा टॉप टू बॉटम क्रिएट किया जाता है। तो पहला स्टेज जो है वो प्रोटेक्शन का स्टेज है, मतलब हमारा जो बेसिकली इनकम है दैट शुड बी प्रोटेक्टेड, पहला सिंपल वे में, ठीक है, थ्रू एडिक्वेट इंश्योरेंस। दूसरा रिस्क फ्री ग्रोथ, मतलब थोड़ा पैसा हमारा ऐसी जगह लगा हुआ है जहां पर कैपिटल रिस्क नहीं है, मतलब हम जब पैसा हमें मैच्योरिटी में मिलेगा तो वी विल गेट द कैपिटल प्लस थोड़ा सा जो भी रीजनेबल इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिस्क फ्री ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रोथ विथ रिस्क, है ना। ग्रोथ विथ रिस्क, रिस्क फ्री ग्रोथ के अंदर क्या क्या चीज आता है, जैसे कि बैंक एफडी है, पीपीएफ है, पोस्टल स्कीम्स है, लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसी, ये सब रिस्क फ्री ग्रोथ के अंदर आता है। ग्रोथ विथ रिस्क मतलब जहां पर थोड़ा रिस्क है जो कि लॉन्ग टर्म में थोड़ा थोड़ा मिनिमाइज होता है, लेकिन कम कभी नहीं होता है, डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ, ठीक है। वो ग्रोथ विथ रिस्क में म्यूचुअल फंड्स है। और हाई ग्रोथ अगर हम बोले, ठीक है, हाई ग्रोथ अगर बोले तो हाई ग्रोथ इज समथिंग दैट रिक्वायर्ड मेजर कैपिटल ऑल्सो, है ना। लाइक रियल इस्टेट, रियल इस्टेट में जहां हमें ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट आती है वो हाई ग्रोथ है। ग्रोथ विद रिस्क में म्यूचुअल फंड है, इक्विटी मार्केट है, ये सब ग्रोथ विद रिस्क है, ठीक है। और स्पेकुलेशन होता है जहां पर हमें थोड़ा सा एक्सपोजर लेने के बाद वी कैन गेट ए लॉट ऑफ मनी, है ना, थोड़ा सा हमें बाय मार्जिन मनी वी गेट ए लॉट ऑफ बेसिकली लॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हमें मिल सकता है, लेकिन उतना ही नुकसान भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं दैट आर फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये सब स्पेकुलेशंस के आते हैं, दे आर रिस्की बट मे प्रोवाइड बेटर वेरी गुड रिटर्न्स आल्सो। बट यू नो दैट it required all the expertise on dealing with all these things, है ना। तो अगर हम ये देखें कि ये पिरामिड बताने का मतलब क्या हुआ मेरे को, कि अगर हम ये चीज जानते हैं कि हमेशा मार्केट इज ऑलवेज वॉलेटाइल, है ना, तो रिस्क फ्री ग्रोथ और ग्रोथ विद रिस्क, है ना, दोनों में अगर अगर सपोज एग्जांपल समबडी हैज गॉट 2 लाख रुपीज और उसने 1 लाख रुपये रिस्क फ्री ग्रोथ में है और 1 लाख रुपये ग्रोथ विद रिस्क में है, लगा हुआ है, तो अगर ग्रोथ विद रिस्क में जब भी जो इस गोल के लिए पैसा लगाया था उस समय मार्केट डाउन है, तो वो उस पैसे को उस समय विड्रॉ ना करके रिस्क फ्री ग्रोथ में जो 1 लाख रुपए रखा हुआ उसको यूज करके वी कैन वेट फॉर द मार्केट टू करेक्ट टू इम्प्रूव, है ना, करेक्शन के बाद, और वो उस टाइम पे थोड़ा वेट करके उस चीज को ले सकता है। लेकिन अगर सारा का सारा पैसा ग्रोथ रिस्क में होगा, तो अगर हमें मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट की जो टाइम बाउंड रहते हैं उस समय जरूरत पड़ी, तो हमें वहां पे जो है लॉस बुक करके लेना पड़ेगा, एंड देन वी से दैट वी गेट ए लॉस इन द मार्केट। तो ये ऐसा है बिकॉज मार्केट आगे हम देखेंगे कि यहाँ तक मुझे लगता है सभी को समझ में आएगा, वी शुड हैव अ बैलेंस पोर्टफोलियो बिटवीन रिस्क फ्री ग्रोथ एंड ग्रोथ विथ रिस्क, है ना। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि मार्केट इज नेवर, मार्केट कभी भी खराब नहीं है। क्या होता है कि पीपल बिहेवियर टू द मार्केट इज बेसिकली वो थोड़ा सा वो हमारे हाथ में नहीं। कैसा होता है कि ये डैनियल कैनेमन की जो स्टडी है उन्होंने बोला था कि ह्यूमन बींग्स आर हाईली इरेशनल, दे ऑफन डू व्हाट इज हार्मफुल टू देमसेल्फ। होता है क्या है, आप ये ग्राफ में देख रहेंगे ना, तो जब भी आप देख रहे हैं कि मार्केट नीचे जाता है तभी जो फंड फ्लो है वो भी लोग पैसा निकाल रहे हैं, यहाँ देखिए, है ना, जब भी मार्केट नीचे जा रहा है। और जब भी धीमे धीमे मार्केट फिर से बढ़ के ऊपर जा रहा है तो फिर से लोगों ने पैसा जाना डालना चालू किया है, ठीक है। जबकि होना, आप लोग सब जानते हैं कि इसका रिवर्स होना चाहिए था। जब भी मार्केट नीचे जा रहा होता है देन वी हैव अपॉर्चुनिटी, है ना, बट अगेन ऑल नीड एक्सपर्टीज लगता है। लेकिन फिर भी इन लेमेंस अगर उसमें करें जानकारी के बारे में बात करें तो ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इट्स नॉट डिपेंड अपॉन अस, वो हमारे हाथ में है नहीं। कौन उस समय विड्रॉ करेगा, कौन रुकेगा, कौन होल्ड करेगा, किसके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, वो डिपेंड करेगा ये पिरामिड पे। अगर हमारे पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो वी कैन होल्ड द मनी एंड लेट द मार्केट करेक्ट, जितना भी करेक्ट कर सकता है करेक्ट करे, और आगे ऊपर जब जाएगा तो वी कैन हैव द गुड अमाउंट ऑफ मनी जो हमको चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे हाथ में होती नहीं, इसलिए मार्केट खराब नहीं है।
पीपुल बिहेवियर टू द मार्केट इज रॉन्ग, और तभी तभी कभी कभी हमें नुकसान होता है उसके ऊपर। अभी हम इस एक नॉर्मली एक ऐसी स्कीम्स को के ले लें, आई एम नॉट नेमिंग दैट, बट अगर कोई भी एसआईपी की स्कीम ले लें, ठीक है, और हमारा जैसे मैंने बताया कि हम एक गोल लेके चलते हैं, जो जैसे हमने बोला कि हमारा रिटायरमेंट गोल। अभी देखिए यहाँ पर ये जो फंड है एसआईपी का, यहाँ पर उसको 1 करोड़ के ऊपर का अमाउंट इकट्ठा हो गया, ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम मार्केट करेक्ट हुआ और ये 56 लाख पे आ गया। तो अगर हमारा टारगेट 1 करोड़ का था, और लेकिन हमारा रिटायरमेंट जो है वो यहाँ पर कॉन्साइड अगर हो रहा है, तो मैं ये 56 लाख लेके ही मुझे खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं मुझे मालूम है कि मुझे यहाँ पैसे की जरूरत है। या तो चाइल्ड एजुकेशन फंड की बात कर लें, या कोई और बात कर लें जो कि मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट हो, तो फिर मुझे तो वो मैं वेट नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो इसके लिए अगर मैं इक्विटी में, हम हमेशा कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में रिस्क मिनिमाइज होता है सर म्यूचुअल फंड में, जरूर वो जरूर होता है, लेकिन रिस्क बिल्कुल खत्म नहीं होता, क्योंकि हमारा अगर गोल उसके साथ कोइंसाइड कर गया जब मार्केट डाउन है, तब हमें इस समय इसको होल्ड लगेगा, मतलब टू होल्ड द मनी। तो होल्ड करने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए बैकअप में, है ना। तो वो दैट बैकअप विल गिव यू द दैट पर्टिकुलर गोल को थोड़ा पूरा कर पाएगा, और आगे जब मार्केट इंप्रूव हो जाएगा तो वी गेट गेट द अगेन वी गेट द सेम रिटर्न हमें मिल सकता है। तो ये चीज है कि वी दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि हमें कैसा, तो इसीलिए मैंने ये क्यों बताया कि हमें कई बार क्वेश्चन आता है कि सर कई बार इसमें एसआईपी किया था लेकिन वो रिटर्न नहीं मिला, है ना। तो द रीजन इज द सेम ओनली, है ना, ये रीजन है, द डिपेंड अपॉन द गोल्स, टाइम ऑफ गोल्स, और हमने इसके लिए क्या कर रखा है। तो सर इसके लिए फिर क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन तो दुनिया में कोई दे नहीं सकता है, बिकॉज मार्केट हमारे हाथ में नहीं है। तो सबसे अच्छा सोल्यूशन मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, वी शुड बी हैप्पी विद समथिंग व्हाट लाइक दिस। अगर समझो मेरे पास मैंने 2 करोड़ का कॉर्पोरेट इकट्ठा करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, और मुझे मालूम है कि आई एम टेकिंग SIP रूट, तो मैं क्यों ना ऐसा कुछ करूं कि वो 2 करोड़ में से 50 लाख जो अमाउंट है, जो भी वो मेच्योरिटी मेरा जो रिटायरमेंट का कॉन्साइड होगा, वो बिल्कुल सेफ तरीके से आ जाए, मतलब उसमें कोई भी मार्केट का ये ना हो, बिल्कुल सेफ हो, और वो एक तरीके से गारंटी टाइप का प्रोडक्ट हो, और वो आ जाए, तो दैट विल बी मच बेटर। 50 लाख रुपए मेरे पास आ गया, तो अभी जब भी मेरा रिटायरमेंट हुआ, तो शायद मुझे पूरा फंड की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, आई मे नीड ए पार्ट ऑफ फंड। तो वो 50 लाख से मेरा 2 3 4 5 साल का खर्चा निकल जाएगा, और उसके ऊपर का जो अमाउंट है, वो जो 1.5 CR जो बच गया है, वो मैं जब विड्रॉ करूंगा, जब जब मार्केट करेक्ट हो जाएगा सर। तो वो इतनी अगर हम लोग मैच्योरिटी रखेंगे, एक होल्डिंग कैपेसिटी का पोजीशन रखेंगे, तो डेफिनेटली वी विल नेवर लूज इन मार्केट, हम कभी भी नहीं। और सेम चीज हम चाइल्ड एजुकेशन फंड के लिए भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन जहां पर हमें लग रहा है जो नॉन नाइस टू योर गोल्स है, जैसे कि वर्ल्ड टूर है, तो वहां पर तो आप मतलब वहां पर आप लोग एक प्रॉपर स्टडी करके और 100% रिस्क ले सकते हो, आंख मूंद के तो नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रॉपर एडवाइस लेके सही तरीके से करके उसमें एक SIP रूट से पूरा का पूरा पैसा 100% भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो नॉन नेगोशिएबल गोल्स ऑफ लाइफ है। उसमें बिल्कुल भी हमें डर नहीं है, वो होगा, आगे पीछे हो जाएगा, 5 साल के बाद हो जाएगा, डजेंट मेक एनी सेंस। तो ये सारी चीजें सर हम, क्योंकि आपको इसलिए बता रहे कि इंस्पेक्शंस के समय हम कई बार इन चीजों का सामना करना पड़ता है, आप लोग भी जरूर सुनते होंगे। तो ये एक चीजें थी जो हमें आपको बताने के लिए अच्छा लगा था, और बताना जरूरी था। वैसे तो मैं आपको ये चीज आगे सिर्फ बताना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अभी हमारे पास रह ही जाता है कि अगर हम सेफ साइड की बात कर भी रहे हैं, तो सबसे सेफ क्या सेविंग इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं हमारे पास, उसके बारे में जानना, जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। ये कई बार हम इस चीज को इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते हैं, हम कई जगह सुनते जरूर हैं, लेकिन हम 1 to 1 बैठ के जब तक इस पर बात नहीं करते हैं, तब तक हमें क्लैरिटी बिल्कुल नहीं आएगी। हम यहाँ से सुनेंगे, वहां से सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम सही तरीके से उसको समझ तभी पाते हैं जब 1 to 1 एक प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं कि अगर मुझे सेफ साइड इन्वेस्टमेंट में अगर बात करनी है, तो मुझे क्या बेस्ट हो सकता है, क्या मैक्सिमम बेनिफिट मुझे मिल सकता है। ये जानना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। और अगर मुझे एक रिस्क लेना है, इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट लाइक म्यूचुअल फंड में मुझे डालना है, तो मुझे बेसिकली कौन सी स्कीम्स में कैसे, जो हमारे गोल्स के साथ मैच करें और हमारे रिस्क एपेटाइट को देखते हुए किस तरीके का हमें बेसिकली स्कीम्स। तो ये दो चीजें हमें बहुत अच्छी तरीके से जानकारी ले लेनी चाहिए, एक अच्छे प्रोफेशनल एडवाइजर से ले लेनी चाहिए, या अगर आप खुद अच्छे से कहीं से पढ़ सकते हैं तो उसके बारे में जरूर हमें लेकिन ये बहुत जरूरी है। अगर आप एक एडवाइस ले सकते हैं, और एक प्रॉपर एडवाइस लेके ऑनेस्ट एडवाइस अगर कोई आप उसको लें, तभी आपका जो पर्पस है हैप्पी सीनियरिटी जो मैंने आपको बताया था, दैट दैट इज दैट कैन हैपन
कि आप खुश कैसे रह सकते हैं, है ना। बिकॉज अल्टीमेट पर्पज ऑफ ऑल दिस प्लानिंग इज टू बी हैप्पी, है ना, नॉट द हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी यू गॉट इन द एंड, है ना। Because our purpose decide the selections, and the kind of the amount of money is more, not important than the time, the money we get at that time is more important. So then we are more happy because we are more interested of being happy rather than getting the more money, I think everybody will agree with this. तो ये दो अबव इंफॉर्मेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लानिंग फॉर मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट। तो इसके लिए मैं हम 1-to-1 सेशन लेते हैं सर, फेस टू फेस, और जूम पे भी लेते हैं, जो भी आपको सुविधा हो। जो टाइम अप्रोक्सीमेटली इट इज 40 मिनट्स का अप्रोक्सीमेट टाइम रहता है ना, अगर सही तरीके से बात की जाए। तो पहले सेशंस में तो कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट सेलिंग वगैरह कुछ बात ही नहीं होती है, जिससे 1-to-1 सेशन दैट इज फैक्ट फाइंडिंग सेशन कि आपकी जो मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट है वो क्या, मतलब उसमें क्या क्वांटिफिकेशन हो सकता है, क्या उसका रिक्वायरमेंट हो सकता है, उसके बारे में जानकारी ली जाती है। फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन के लिए वी कैन हैव ए सेकंड सेशन की इसको सही तरीके से कैसे किया जा सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और कि फर्स्ट सेशन लेने के बाद आपको सेकंड सेशन लेना है, उसको एग्जीक्यूशन करना है कि नहीं। देयर विल नो ऑब्लिगेशन ऑफ बाइंग एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम अस। द इंफॉर्मेशन दैट वी डिलीवर इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू rather than selling a product to you. Okay. If basically you feel that the services that we are providing for the last 10 years are basically in terms of these major financial commitment अच्छे हैं, तो you can take our services also. इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारा नंबर मैंने दिया हुआ है, और इस पर आप ये कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं कोई भी क्वारीज के लिए, 1-to-1 जूम कॉल के लिए, 1-to-1 फेस टू फेस मीटिंग के लिए। So I am so basically happy while giving this presentation, and I hope we all will have a बोलते हैं ना कि एक होलिस्टिक आई मीन हमारा प्लानिंग हो, और जिससे कि हम लाइफ में हमेशा जब भी हम सोचें तो हमें लगे नहीं हमने बहुत अच्छे से प्लान किया है, वी आर हैप्पी विथ व्हाट वी हैव बेसिकली डन। तो थैंक यू सो मच, गॉड प्लस।